क्लिनिकल साइंस में हम स्टार्ट कर चुके हैं जी सर्जरी। इसके अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो हमारे पास अक्यूट एब्डोमेन है फ्रॉम द CK2। ये आपके पास वहाब डोगर में नहीं है। इसको हमने पढ़ लिया था, इसके डिफरेंशियल डायग्नोज ऑफ द पेन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्वाड्रेंट 9 क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन के हमने डिस्कस कर लिए थे। उसी से हम आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो हेडिंग दे दें डिफरेंशियल डायग्नोज अकॉर्डिंग टू differential diagnose according to characters of pain कि किस तरह की पेन होगी तो हम किस किस मेडिकल डिजीज के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग लिखें कि इंटरमिटेंट, नंबर 1 इंटरमिटेंट कोल की पेन क्रिसेंडो एंड लिखें इंटरमिटेंट कोल की पेन क्रिसेंडो एंड क्रिसेंडो विद फ्री इंटरवल वो कह रहा है कि जी इंटरमिटेंट कोल की पेन है क्रिसेंडो विद फ्री इंटरवल। अब ये जो पेन का जो करेक्टर है ये किस किस कंडीशन के अंदर आ सकता है उनको हमने लिखना है। तो ये याद रखिएगा, कैन बी ड्यू टू नंबर 1 याद रखें कि इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज में ये पेन हो सकती है। फिर उसके बाद जनाबले आपके पास स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में हो सकती है, थर्ड नंबर पे आप लोग लिखें ये आपके पास आ सकती है अर्ली पैंक्रियाटाइटिस में। अभी इसको डिटेल में तो ऑलरेडी आप लोगों ने ये पहले पढ़ भी लिया, बस इसको रिव्यू हम करने लगे क्योंकि ये ऑलरेडी पेन्स आप लोग पढ़ चुके हैं। इंटरमिटेंट कोल्की क्रिसेंडो विद फ्री इंटरवल पेन कैन बी ड्यू टू IBD, उसके बाद स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अर्ली पैंक्रियाटाइटिस। तो ये आपको पता नहीं, लेकिन ये जो है ना इसके अंदर वो बुक लिखती है कि जी इसमें क्या होती है रेयर, ये पॉइंट भी याद रखें। सो बहरहाल आगे याद रखें नंबर 2 पे रैपिड ऑनसेट ऑफ सीवियर पेन, मतलब कि जल्दी से जो पेन हो और सीवियर पेन हो। इसमें हमारे पास कैन बी, याद रखिएगा ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, कैन बी ड्यू टू या इन। आपके पास एक कंडीशन है उसका नाम है ड्यू टू अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, लेकिन एक बार याद रखें इसमें ना परेशानी होना, क्योंकि ये भी डिजीज आपने डिटेल में पढ़नी है सर्जरी में, ये भी आपने पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, ये आपने सारी की सारी डिजीज 1 बाय 1 इनकी अपनी अपनी डिटेल्स है, ठीक है। लेकिन उस टाइम जब मैं आपको ये डिजीज आपको मैं करवाऊंगा ना सर्जरी में, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें पेन की जो करेक्टर वो कौन सी हमने पढ़ी थी, ठीक हो गया। तो लिखिए नंबर 2 पे इसमें हमारे पास है जी मीजेंटेरिक थ्रोम्बोसिस, फिर आपके पास है स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, स्ट्रैंगुलेटेड बाउल, स्ट्रैंगुलेटेड मतलब इसमें ना एक तरह से फॉर एग्जांपल रस्सी है ना उसको आप मोड़ दें तो इसी तरह ही आपके पास जो बाउल है ना वो भी स्ट्रैंगुलेट कर जाती है, ठीक है, स्ट्रैंगुलेटेड बाउल। फिर आपके पास है नंबर 4 पे याद रखिएगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और ये हमने डिटेल में बात कर ली है फर्स्ट लेक्चर इसके
कि अब नॉर्मली प्रेगनेंसी अदर देन आपके पास यूट्रस, ठीक होगा जी, तो इसको आप क्या कहते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसके अंदर भी क्या होगा, अगर किसी फीमेल को, यंग फीमेल में जनाब एक्टोपिक ये आपके रैपिड ऑनसेट ऑफ द सीवियर पेन आ जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि वैसे तो मैंने बताया था कि जो पेन का टॉप डिफरेंशियल डायग्नोज है वो आपके पास क्या होगा, फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी। और इसको रूल आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, बीटा एसईजी टेस्ट, ठीक होगा जी। सो नेक्स्ट लिखें थर्ड नंबर पे जो आपने पेन, ये बुक में लिखी हुई है, चार किस्म के करेक्टर्स की पेन है। नंबर थर्ड पे आप लोग लिखें अब्रप्ट एक्सक्यूरिएटिंग अब्रप्ट चाणक एक्सक्यूरिएटिंग पेन। अगर बुक आपने खोली हुई है तो इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। सो ये जो चाणक आपके पास पेन है, एक्सक्यूरिएटिंग जो पेन है, ये आपके पास किन किन कंडीशन में आती है, कैन बी इन या ड्यू टू। आपके पास जनाब अली टॉप पे याद रखिएगा, बंदे को एक तरह से ना ये जो हार्ट की पेन होती है जब एमआई होता है, तो अचानक आइदर वो अस्कीमिया की वजह से हो जाए, आइदर वो आपके पास स्ट्रोक की वजह से हो जाए, जैसे भी आपके पास एमआई होता है तो उसमें कैसे शदीद एक किस्म की पेन होती है हार्ट की। तो टॉप पे याद रखें एमआई। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जनाब अली इसमें याद रखें परफोरेटेड अल्सर की वजह से ये पेन। फिर आपके पास आ जाती है रैप्चर आपके पास है जी एनोरिज्म, इसका आपको पता होना चाहिए। फिर बिलरी कोलिक, और ये हर एक टॉपिक के ऊपर 1.5 घंटे का ऑलमोस्ट लेक्चर होगा, हर एक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इसमें तो 2-2.5 घंटे लगेंगे, इसका अपना टॉपिक, इसका, ये सारे अपने अपने टॉपिक्स हैं। अच्छा जी, बिलियरी कोलिक ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद है जी यूटेरिक कोलिक, तो इसमें भी इस तरह की जो पेन का करेक्टर होगा आपके पास क्या होगा, अब्रप्ट होगा, एक्सक्यूरिएटिंग आपके पास पेन होगी, ठीक होगा जी। मतलब देखें ना, बिलियरी कोलिक की बात करें तो अगर एक फीमेल है जनाब अली, वो फैटी है, फर्टाइल है, और उसके बाद वो फैटी मील लेती है, तो फैटी मील लेने पे उसको क्या होता है, हाँ जी बाइल चाहिए, और स्टोन की वजह से अगर बाइल स्ट्रक हुआ पर है तो बाइल आने की कोशिश करेगा तो कितनी शदीद पेन होगी, अचानक पेन होगी ना, वो तो अचानक हुई जब उसने फैटी मील लिया। या फिर आपके पास यूटेरिक की बात कर लेते हैं, यूरेटर से आपको पता यूरिन आता है नीचे, तो जब स्टोन होगा बंदे को यूरिनेशन नेचर की कॉल आएगी, जब कॉल आएगी तो जनाबे अली क्या होगा उस टाइम, अगर स्टोन ने स्टक किया हुआ है यूरेटर को तो फिर क्या होगा, पेन होगी ना। ये तो अचानक पेन है, पहले से तो नहीं पेन। बताने का जस्ट मकसद मेरा यही है कि भाई इन डिजीज में इस तरह की करेक्टर की पेन होती है, ठीक हो गया, मेरी बात को अंडरस्टैंड किया आपने। नेक्स्ट लिखे नंबर 4 पे ग्रेजुअल स्टेडी पेन, ग्रेजुअल होगी, ग्रेजुअल स्टेडी पेन। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें आपके पास ये पेन होती है, कैन बी इन आपके पास जनाब अली हो सकती है डाइवर्टिकुलाइटिस, एक होता है मैकल डाइवर्टिकुलाइटिस, वो हसन किसमें हमने पढ़ा था, मैकल डाइवर्टिक, वो चिल्ड्रंस में बात की थी ना। एक सिंपल डाइवर्टिकुलाइटिस की बात की थी, उसमें मोर देन 50 ईयर एज होगी, और इंशाल्लाह आप लोग डिटेल में इसकी बात करेंगे। तो लिखे इसमें डाइवर्टिकुलाइटिस और जो CK2 ने ये वाली जो करेक्टर ऑफ पेन दी हुई है ना, ये डायग्राम उन्होंने दी है, 4 डायग्राम है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है डाइवर्टिकुलाइटिस, फिर अपेंडिसाइटिस। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक होगा वो अपेंडिसाइटिस का इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे, और PMC में इसके 3 से 4 क्वेश्चन भी हैं सिर्फ अपेंडिक्स से, ठीक होगा जी। तो बात करते हैं आगे जी, अपेंडिसाइटिस के बाद अक्यूट साल्फिंजाइटिस
ओफाइटिस की भी हमने बात की थी, पता है, फ्लोपियन ट्यूब्यूल और ओवरीज की इन्फ्लेमेशन को सल्फेंजाइटिस और ओफाइटिस कहते हैं। ठीक हो गया, अक्यूट सल्फेंजाइटिस, फिर आपके पास अक्यूट कोलेंजाइटिस, अक्यूट कोलेंजाइटिस, कोलेंजाइटिस कॉमन बाइल डक्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाना। ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है अक्यूट हेपेटाइटिस, अक्यूट हेपेटाइटिस, अक्यूट हेपेटाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस, अक्यूट अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, गॉल ब्लैडर की आपके पास क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। तो इसकी वजह से भी आपको पता है कि अब्रप्टली ग्रेजुअली स्टेडी पेन होगी। ठीक होगा, अब ये वो कंडीशंस हैं जिनमें पेशेंट आपको बताएगा कि डॉक्टर साहब इस तरह मुझे स्लोली स्लोली पेन होती है और होती रहती है। ठीक हो गया जी, ग्रेजुअली होती है और होती रहती है। ठीक हो गया, अब लिखे ना जरा केस, ये आपने लिख ली है। तो इसका मतलब क्या है, एक्टिंग शदीद रेडिएटिंग पेन ही होगी, मतलब जिस तरह एमआई में आपकी रेडिएटिंग पेन हो, परफोरेटिव में रेडिएटिंग पेन हो, रैप्चर एनोरिज्म में हो सकती है, बिलियरी कोलिक में हो सकती है, सब में रेडिएटिंग पेन है। लेकिन वो जो फीचर, ये तो स्पेसिफिकली हमने बात की है ना, हमें इनके जब टॉपिक की बात की, आई नो कि आप जिस भी हाथ पे बात करें, एमआई के अंदर आपको पता है कि वो लेफ्ट शोल्डर की तरफ, बैक साइड की तरफ, जॉज पे जाती है, नेक पे जाती है, तो वो इंशाल्लाह इन टॉपिक्स के अंदर ही बात करेंगे। मेरी बात को अंडरस्टैंड किया आपने? नेक्स्ट प्लीज आगे लिखें, एक केस लिखें, केस नंबर 1। अच्छा, अब सारे केसेस आ गए। ठीक है, तो ये इन केसेस में से क्वेश्चन आने, मैंने सोचा कि वैसे लिखवाने की, लिखने से के बजाय आप केसेस बना के लिखेंगे तो आपको सही समझ आएगी। तो केस नंबर 1 लिख लें। केस 1 लिखिए, हिस्ट्री आपके पास आएगी, हिस्ट्री होगी, यस, हिस्ट्री आपके पास होगी जी, मोर देन 55 ईयर ओल्ड, मोर देन 55 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और बुक ने इसको वाज़ह करके लिखा हुआ है। हिस्ट्री आपके पास है जी ओल्डर एज की, और इस जो CK2 है इसने की फैक्ट में भी यही केस अपना दिया हुआ है, मोर देन 55 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर होगा। पेशेंट, हाँ जी, प्रेजेंट इन क्लिनिक, प्रेजेंट इन क्लिनिक, इन क्लिनिक टू डॉक्टर रिजवान, रिजवान, ठीक हो गया जी, विद कंप्लेन ऑफ, विद कंप्लेन ऑफ, विद कंप्लेन ऑफ पेरी अम्बिलिकल, लिखें पेरी, पेरी अम्बिलिकल। अब जिन लोगों ने ये फर्स्ट लेक्चर लिया उनको समझ आनी है, पेरी अम्बिलिकल पेन, पेरी अम्बिलिकल पेन डेट रेडिएट, डेट रेडिएट, that radiate to the back, to the back। और उसके बाद लिखें abdominal examination, abdominal, abdominal examination, abdominal examination done by Dr. Rizwan, Dr. Rizwan, which shows, which reveal, बुक लिखती है which reveal, which reveal मतलब उसका मतलब यही रिवील को शो, ठीक है, which reveal pulsatile, pulsatile mass। कभी कभार एग्जामिनर लव टू मेंशन अबाउट एब्सेस इंस्टेड ऑफ पल्सटाइल मैस, ठीक है, विच रिवील पल्सटाइल मैस, मोस्ट लाइकली डायग्नोस, मोस्ट लाइकली डायग्नोस। तो ये है जी सर्जरी का आपके पास क्वेश्चन है।
हिस्ट्री पहले देख लें कि आपके पास मोर देन 55 ईयर ओल्ड मेल स्मोकर पेशेंट है। उसके बाद उसकी जनाब अली इस अम्बिलिकल सेंट्रल अब्डोमिनल पेन को उसने बात की है जो कि रेडिएट कर रही है बैक की तरफ, ठीक हो गया। और इसके बाद उसने जब डॉक्टर साहब ने एग्जामिन किया तो पता चला कि इस जगह के बैक साइड पे कुछ चीज है, कोई मैस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शंस आप आंसर लिखिए, इसमें लिखिए अब्डोमिन ए बुक में लिखा हुआ है ए। अब इसका मतलब क्या है? ए का मतलब है अब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म। अयोटा की बेसिकली जो अब्डोमन के अंदर अयोटा चल रहा है ना, उसकी परमानेंटली डायलिटेशन हुई पड़ी है। मेरी बात समझ गए ना? जब वो डायलिटेशन होगी तो उसकी वजह से इसके अराउंड आपको पता है कि पेन होगी, रेडिएट करेगी और मास क्या इनको नजर आया, वही एनोरिज्म। मेरी बात समझ गए ना आप? अब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म। तो अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और भी चीजें हैं। कभी कभार पेशेंट को आप लोगों को इसमें रैप्चर अब्डोमिनल एयोटिक एनोरिज्म की बात भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके कुछ फीचर्स आपके पास और होंगे। मेरी बात अंडरस्टैंड किया आपने? नेक्स्ट आगे बात करते हैं। लिखें, एक साइड पे लिख लें नोट, प्लीज साइलेंट। तो लिखे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। अच्छा, इस क्वेश्चन है, नोट लिखें प्लीज। रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रैप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ओवेरियन सिस्ट। तो इसमें याद रखिएगा कॉमन इन, बस आपने ये चीज बात याद रखनी है कि इसके रिलेटेड कॉमन इन वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बस इन्होंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने आपको याद रखने के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये केस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। ये इसके ऊपर स्टार लगाइएगा और ये एमसीक्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद लिखें जी आप लोग स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन वर्सेस, नोट की फॉर्म में लिखना आपने, ये भी ये आपने लिख लिया। अच्छा लिखे, नोट लिखे, और इसमें आपने लिखना है कि एक साइड पे लिख ले स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, दूसरी साइड पे लिख ले वल्वुलस, ठीक है। तो नोट की फॉर्म में लिखना, क्योंकि इसने पॉइंट लिखे हुए हैं, तो मैं आपको ये स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन वर्सेस आपके पास वल्वुलस। अब इनमें फर्क क्या है ये आप लोगों ने देखना है। अच्छा जी, इन बोथ लिखिएगा पहले ना, इन दोनों में पहले ये लिखे, इन बोथ कंडीशन, वैसे ही आपने डिटेल में पढ़ने हैं टॉपिक्स, ठीक है। इन बोथ कंडीशन सडन ऑनसेट ऑफ स्वीयर कोल्की पेन, in both conditions sudden onset of severe Kolki intermittent पेन, ये अभी आप लोगों ने मेरे ख्याल में लिखा भी होगा इसमें ना। तो इन बोथ कंडीशन सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर कोल्की इंटरमिटेंट पेन, पेशेंट कैन नॉट सिट स्टिल, मतलब इसमें वो बंदा बैठ भी नहीं सकता, ठीक होगा जी। बट ये लिखिएगा, बट पेरिटोनियल साइंस आर यूजुअली एब्सेंट। पेरिटोनियल साइंस आर यूजुअली एब्सेंट, ठीक होगा।
अच्छा जी, अब दोनों में एक तो आपको ये पॉइंट पता चला कि सीवियर कोल्ड की इंटरमिटेंट पेन है, इवन देन कि पेशेंट आपको आप कहेंगे ना पेशेंट को बैठे आप प्लीज, तो वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब बैठा तो नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि भाई पेन हो रही है। अब उस इसने एक बात की है कि कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें पेरिटोनियल जो कैविटी है उसके साइंस भी आएंगे, कुछ ऐसी कंडीशन से जिसमें उसके साइंस नहीं है, एब्सेंट होते हैं। कौन से किसमें साइन आते हैं वो भी बात करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के नीचे लिख लें आप लोग। अब दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो तो ये है। अब इसके नीचे आप लोग लिखें कि डिफरेंशियल डायग्नोस, तो भाई स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास किन किन कंडीशन में आ सकती है मोस्ट कॉमनली। तो लिखें आपके पास मोस्ट कॉमनली, नंबर वन, मोस्ट कॉमनली फ्रॉम, और पता है वहाब डॉगर की बुक में ये लिखा हुआ है कि 60 to 70%, अगर बुक आपने खोली हुई हो तो कितने 60 to 70% ये वाली कहा जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली फ्रॉम लिखें अडहियन, अडहियन, अडहियन आफ्टर, लेकिन ये वहाब डॉगर की बुक ये नहीं लिखती आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी। मतलब कि आपने फॉर एग्जांपल डॉक्टर हसन है जी एज ए सर्जन, इन्होंने सर्जरी की है और सर्जरी के दौरान इनके मतलब को कुछ ऐसे पार्ट हैं जो आपस में एडहियन कर दिए। फॉर एग्जांपल स्मॉल बाउल की या लार्ज क्लॉन आपके पास जो इंटेस्टाइन है उसकी परफोरेशन थी, परफोरेशन के दौरान इन्होंने क्या किया, इन्होंने जनाबली कट किया जो पार्ट इफेक्टिव था, रिस्पेक्टिव साइड इन्होंने कट की, बाद में लाइगेशन करनी थी ना। अब इन्होंने कुछ लाइगेशन ऐसी कर दी, एडहियन कुछ ऐसी कर दी कि जिसकी वजह से क्या आ गई, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन बन गई। मेरी बात समझ गए है ना। तो इसमें भी आ सकता है, ये मोस्ट कॉमनली कहा जाए, एक सर्जन से ज्यादा ये मतलब कोई बनता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, इनकार्सिडेटेड, इनकार्सिडेटेड हर्निया। ये आप लोग इंशाल्लाह हर्निया का एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। इनकार्सिडेटेड कॉम्प्लिकेटेड हर्निया जो है ना, ये आपके पास स्मॉल बाउल की ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखें पेशेंट विद आई बी डी, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज। तो ये आपको पता होना चाहिए। बुक ने ये भी लिखा हुआ है कि इवन देन आपके पास जो कैंसर है ना, कैंसर भी आपके पास इसको स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन करवा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंशियल डायग्नोस जो कि आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब इन सब में एक चीज याद रखनी है, ये जो सारी की सारी कंडीशन है ना, इनकी एक ही कंप्लेन आती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो क्या है जी, लिख लें कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन इसमें आप लोग लिखेंगे ऑफ ऑफ ऑस्टी ऑस्टिपेशन। ऑस्टिपेशन का मतलब क्या है जी, ऑस्टिपेशन का मतलब है फेलियर टू पास स्टूल या गैस, ठीक है। तो लिख लें फेलियर टू पास, फेलियर फेलियर टू पास, फेलियर टू पास स्टूल, स्टूल या फिर गैस। तो ये आपको पॉइंट इसका पता होना, ऑब्स्टिपेशन, ठीक होगा जी। यार सारी सी बात है, जब स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो स्टूल पास कर पाएगा पेशेंट? नो। तो ये ऑब्स्टिपेशन बेसिकली मेडिकल की टर्म है। तो ये आप लोगों को पेशेंट बताएगा डॉक्टर साहब स्टूल भी नहीं, आप पूछेंगे, फिर स्टूल आप पूछेंगे जनाबली ओडी पैरा आप यूज करेंगे कि भाई कब से ये, कब ऐसा हुआ, कब से है, ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें पूछेंगे उससे। बहरहाल वो तो आगे डिटेल में इंशाल्लाह बात करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, अच्छा इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है इसमें आपके पास याद रखें, इसकी भी लिखे कॉम्प्लिकेशन, इसकी भी कॉम्प्लिकेशन लिख लें। और इसमें जो कॉम्प्लिकेशन वो भी क्या है आपके पास, सेम यही कॉम्प्लिकेशन है, ऑब्स्टिपेशन, ठीक है। तो ये पेशेंट आप लोगों को बात बताएंगे इसकी। नेक्स्ट इसका क्या, नहीं सेम ही है ना, ऑलमोस्ट दोनों के अंदर ही एक एक तरह की मतलब के ऑब्स्ट्रक्शन होती है, एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो सेम ही आपके पास जिस तरह इसकी कॉम्प्लिकेशन है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है, और उसमें भी आपके पास ये आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन
अच्छा जी, इसमें अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अदीका की जो फरमाइश है कि जी एंड लगा दें, ये ले। अच्छा, अब नेक्स्ट लिखें जी, केस लिख लें। ये आप लोगों ने लिख लिया, यहाँ पे केस आप लोग लिख लें एक, और इसके बाद ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं CK2 ने, ठीक है। तो केस आप लोग लिखें, केस नंबर 2 है ना, बाकी तो नोट आपने लिखे हैं सारे। तो केस इसमें जो आपने लिखना है वो लिखें, पेशेंट प्रेजेंटेड विद, पेशेंट प्रेजेंटेड, पेशेंट प्रेजेंटेड विद कोल्की पेन, with Kolki, patient presented with Kolki pain, usual, but it is usually, radiate to the growing area, radiate to the growing area. Patient present in the clinic with Kolki pain, but it is usually radiate to growing area. उसके बाद लिखें जी हिमाचूरिया, एक तो ये कंप्लेन है, फिर हिमाचूरिया, फिर इसके बाद लिखे पायूरिया, पायूरिया। उसके बाद लिखे जी ऑन एग्जामिनेशन, ऑन एग्जामिनेशन कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, कोस्टोवर्टिब्रल वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस, इसको बुक ने लिखा हुआ है CVAT के साथ, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मोस्ट लाइकली डायग्नोस, मोस्ट लाइकली डायग्नोस, तो इसमें आपके पास डायग्नोस क्या होगा, दो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं आप लोग, मुझे पता है ये चीज आप देख रहे होंगे पाइलोनेफ्राइटिस में, ये भी चीज आपने पाइलोनेफ्राइटिस में, लेकिन वहां पे आपने कुछ और भी चीजें पढ़ी थी, मोस्ट स्पेसिफिक आपने दो चीजें और भी पढ़ी थी, हिमाचूरिया भी आपने वहां पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहां पे फीवर की आपने मेन बात की थी, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, क्योंकि इकोलाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा था जिसकी वजह से यूटीआई वो करवा रहा था, और यहाँ पे फीवर इतना नहीं मतलब कि है आपके पास, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास जनाब अली होगा नेफ्रोलिथियसिस, लिखें नेफ्रोलिथियसिस, नेफ्रोलिथियसिस। देखिए ना, पाइलोनेफ्राइटिस में क्लासिकल ट्राइड हमने पढ़ा था ना, हिमाचूरिया पढ़ा था हमने, फीवर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था इवन दैन की फ्लैंक पेन, ठीक है, तो वो आपने बात की थी। बहरहाल आ जाते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज लिखें। उसके बाद एक और केस लिखें, ये आपने लिख लिया, केस नंबर 3 है ना। अगर आप CK2 को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे नहीं केस नहीं लिखे हुए, उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन हमने इसको केसेस बना दिया। तो केस नंबर लिखें जी 3, और ये सही उनको ही समझ आएंगे जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर देखा। तो लिखें जी मल्टीपेरस, मल्टीपेरस, मल्टीपेरस ओवरवेट, ओवरवेट वुमेन, overweight woman present to Dr. Hassan, presented to Dr. Fajr in gynae and obs department, in gynae and obs department with complaint of with complaint of pain, with complaint of pain which लिखे प्लीज, which
exacerbate by taking फैटी फूड, ये डॉक्टर फैटी मील या फैटी फूड, ठीक है, फैटी मील, बुक ने फैटी मील लिखा है, फैटी फूड भी आपने करना डायग्नोज इसका, ठीक है। फैटी मील मोस्ट लाइकली और मैं इवन मैंने बल्कि सबको बता चुका हूं, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, जिसमें मैंने बताया था अब्रप्ट पेन होगी, ग्रेजुअल ऑनसेट स्टेडी पेन होगी, ठीक है ना, मैंने अभी बताया मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या होगा। और इसके अलावा भाई फैटी मील है ना, 4F परे से ना, रिकॉल करो, बाइलरी कोलिक, जबरदस्त बाइलरी कोलिक डायग्नोस है भाई। 4F याद नहीं है, 4F से क्या था, 40 फीमेल, उसके बाद क्या था, फैटी मील था, फर्टाइल थी, चार मैंने आपको बताए हुए, देखे ना, 40 ईयर ओल्ड एफ, फिर आपके पास फैटी मील, इसका ये डायग्नोज है, फैटी मील, फिर आपके पास क्या था, फीमेल थी, और फिर क्या थी, फर्टाइल थी वो, ठीक है जी, बच्चे भी पैदा कर सकती है। पर देखें जी कि इसमें डायग्नोज क्या है आपके पास, है बिलरी कोलिक। बिलरी कोलिक आपका इसमें डायग्नोस था। मैंने इसमें एक चीज है, ये बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, फैटी मील, ठीक है, फैटी मील पे अगर पेन आपकी एक्सेलरेट ज्यादा हो रही है, पेन ज्यादा हो रही है, तो फिर आपके पास क्या होना चाहिए कि यार कोई ना कोई मसला गॉल ब्लैडर के अंदर चल रहा है, तो कोलिकॉइड यूज फॉर द स्टोन, तो ये तो आपको पता ही। लिखें नेक्स्ट केस प्लीज, केस नंबर 4। समझ आ रही है, ये केसेस उन्हीं को समझ आने हैं जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लिया, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें कर चुकी हैं पहले, ठीक है। तो लिखे केस नंबर 4, और केस नंबर 4 में क्या है जी, आपके पास है पेशेंट प्रेजेंट टू डॉक्टर उसामा in OPD with the complaint of gradual onset prominent left lower quadrant pain, left lower quadrant जनाबेली पेन, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन। उसके बाद लिखे चेंजेस इन बॉवल हैबिट्स, चेंजेस इन बॉवल हैबिट्स, चेंजेस इन बॉवल हैबिट्स, नोजिया वोमिटिंग, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पॉजिटिव और नेगेटिव जो CK2 ने लिखा है ना, इसका मतलब है कि पेशेंट आपको जनाब अली इसकी कंप्लेन कर भी सकता है और इसकी कंप्लेन नहीं भी कर सकता। ऑन एग्जामिनेशन या फिर पल्पेशन, ऑन एग्जामिनेशन या फिर पल्पेशन, जब डॉक्टर साहब ने एग्जामिन किया और एग्जामिन के अंदर जनाब अली इन्होंने क्या किया, पल्पेशन की, ठीक हो गया जी। तो रेक्टल या फिर एक और भी बात है, ऑन एग्जामिनेशन या पल्पेशन या फिर रेक्टल एग्जामिनेशन, ऑन रेक्टल एग्जामिनेशन, रेक्टल एग्जामिनेशन फील फाउंड रेक्टल मास या फिर इसको ब्रैकेट में लिख लें कोई एब्सेस वगैरह ना, ठीक होगा जी। तो ये आपके पास मोस्ट लाइकली डायग्नोस
डायग्नोस, तो आपके पास क्या होगा, देखें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, और जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर लिया जी क्या, एक तो ग्रेजुअल है ना, एक तो ग्रेजुअल है, एक तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है, प्रोमिनेंट पेन है और लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है। मैंने बड़ी आप लोगों को एक चीज अभी थोड़ी देर बल्कि पहले ही बताया है, डॉक्टर हसन आपने भी पढ़ा है, डॉक्टर अली क्या हो सकता है वैसे, डाइवर्टिकुलाइटिस, जबरदस्त। तो आप डाइवर्टी देखे ना, ऐसे बच्चों की फिर बंदे को कमी तो महसूस होती है ना क्लास में बाद में, ठीक है। तो डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस ठीक हो गया जी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, क्योंकि प्रोमिनेंट एरिया आपके पास है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट अगर राइट होता तो फिर तो हम ज्यादातर अपेंडिक्स का सोचते हैं ना, तो ये लेफ्ट साइड पे आपके पास यहाँ सिग्माइड क्लोन की क्या हो जाती है, एक तरह से स्ट्रैंगुलेशन सी होती है सिग्माइड क्लोन की, जिसको हम डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे केस नंबर 5, ऐसे बेहतर है कि ये पॉइंट्स में लिखना बेहतर, ऐसे बेहतर है ना, लिखे जी केस नंबर 5, और केस नंबर 5 पे लिखें मॉर्फी साइन, और ये अच्छा ये एमसीक्यू बड़ी दफा आ चुका है, पीएमसी पीएमडीसी, इवन प्लैब में मैंने कुछ कई दफा इस एमसीक्यू को पढ़ चुका हूं, ठीक है। तो मॉर्फी साइन, और यूनिवर्सिटी में भी मॉर्फी साइन, मॉर्फी साइन, मॉर्फी साइन बेसिकली क्या है आपके पास है, पेन, हाँ जी, पेन ऑन इंस्पायरेशन। ये बात कभी नहीं बोलनी कि जब भी पेशेंट को आप कहते हैं ना, इंशाल्लाह मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, ठीक है, ये मॉर्फिसान कैसे होता है। इसमें इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी होती है, तो जब डायाफ्राम के साथ गॉल ब्लैडर आपके पास मिलता है ना, तो फिर जब आप मतलब पेशेंट को कहते हैं सांस को इनहेल करें, डायफ्राम नीचे जाता है, नीचे जब जाता है तो वो फिर उसके साथ रिस्पेक्टिव जो ऑर्गन है ना उसके साथ टच करता है, जो कि इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी होती है, फिर पेशेंट को पेन होती है ऑन इंस्पायरेशन, पेन ऑन इंस्पायरेशन। इसका मतलब क्या है आपके पास है मॉर्फी साइन पॉजिटिव, ऐसे ही है ना। तो डायग्नोज इसका क्या है, मोस्ट लाइकली डायग्नोज तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर की तो अभी मैंने बात कर दी है ना, कोली सिस्टाइटिस, जबरदस्त, कोलीसिस्टाइटिस। तो लिखें जी कोलीसिस्टाइटिस, जब भी मॉर्फी साइन पॉजिटिव आ जाए तो क्या डायग्नोज होना है, कोलीसिस्टाइटिस। लिख लें कोली, गॉल ब्लैडर की क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन। इंशाल्लाह ये हम करेंगे तो ठीक है, ये तो कॉम्पैक्ट एक एमसीक्यू था ना इसका। आगे लिखे नेक्स्ट केस नंबर कौन सा है, 6, मेरी पंजाबी अब तुम ले लो, केस नंबर 6, केस नंबर 6। अच्छा जी, इसमें आप लोग लिखें पीडीआई, pelvic inflammatory disease associated pelvic inflammatory disease associated with the history of, याद रखिएगा। अब मुझे एक बात बताए ना, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, अब बताओ मुझे कौन कौन से आपके पास मोस्टली हैं। हाँ जी, आपके पास गनोरिया, गनोरिया क्लेमीडिया की बात कर लेते हैं, सिफिलिस की बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे, ठीक है। जो बुक आपकी बुक में लिखे हुए हैं ना, दो लिखे हैं, क्लेमीडिया लिखा हुआ है अभी, इन्होंने लिखा है गनोरिया कंफर्म, ठीक है, जीसी लिखा हुआ है ना, देखा है इन्होंने। चले तो लिखे हैं आप लोग प्लीज, गनोरिया, गनोरिया कंफर्म सी से, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे जी बल्कि सी से फिर आपके पास क्लेमीडिया, क्लेमीडिया, ठीक है, नाइजीरिया गनोरिया होता है ना वो, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद यंग फीमेल विद, इसमें क्या होगा, पीआईडी एसोसिएटेड, एसोसिएटेड विद हिस्ट्री ऑफ गायनोरिया क्लेमीडिया, इसी में से केस बनाएंगे हम, ठीक है। तो लिखें आगे यंग, यंग फीमेल
यंग फीमेल विद अनसेफ, नंबर थर्ड भाई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये भी करवा सकता है, ये भी करवा सकता है, और ये यंग फीमेल विद अनसेफ अनसेफ सेक्सुअल सेक्सुअल पार्टनर या एक्टिविटीज। ठीक हो गया, तो इसकी वजह से भी हो सकती है। ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन, ऑन पेल्विक पेल्विक एग्जामिनेशन, जब आप पेल्विक का एग्जामिनेशन करते हैं तो क्या होगा जी, सर्वाइकल इमोशन, सर्वाइकल मोशन, टेंडरनेस, टेंडर टेंडरनेस मतलब कि पेन ऑन टचिंग, ठीक है। और एक इन्होंने बात की हुई है कि आपके पास मिलेगा आपको एडनेक्सियल एडनेक्सियल टेंडरनेस, पता है ये बहुत सारे बच्चों को इसका नहीं पता होता, क्या मतलब इसका, सोचें टेंडरनेस, लिखें एडनेक्सियल, बेसिकली आपके पास क्या है कि पेन इन वुमेन, पेन इन वुमेन यूट्रस एरिया। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है, बाकी इंशाल्लाह गायनी ऑप्शन में तो इसकी बातें होंगी। तो देखें जी, आपके पास क्या है, जब भी पीआईडी के पेल्विक इन्फ्लेमेटरी जो हिस्ट्री आ जाए आपके पास, तो आप लोग सोच सकते हैं कि यार नाइजीरिया गनोरिया की हिस्ट्री हो सकती है, क्लेमिडिया आपके पास हो सकता है, यंग फीमेल में भी उसकी हिस्ट्री हो कि आपके पास वो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है उसमें। और जब उसका एग्जामिन पेल्विक का एग्जामिन करेंगे आप, तो सर्वाइकल एरिया पे आपको क्या मिलेगी, टेंडरनेस, आप मतलब कि एग्जामिन जब आप टच करेंगे तो उसको पेन होगी, और यूट्रस वाले एरिया पे जाएंगे तो उसको वहां पे भी क्या होगी, पेन होगी। मेरी बात समझे इसको कि नहीं। नेक्स्ट लिखे केस नंबर 7, किसका, इसी के अंदर ही है ना, ऐसी पेशेंट आपके पास आएगी, मतलब जी बिल्कुल, पेशेंट आपके पास इन चीजों के साथ सब कुछ आएगी, ठीक है। तो आपको ये तो नहीं वो देंगे, इसके अल्टरनेटिव आपको फीवर दे देंगे, नोजिया, वोमिटिंग, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम दे देंगे, ऑन पेल्विक एग्जामिनेशन आपको ये दे देंगे, तो आपके पास जो डायग्नोस क्या होगा, पीआईडी। ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं समझे। चलें जी, हमने उसको वैसे उसके अंदर ही कर दिया है, समझे ना डॉक्टर जुबान। चलें तो आगे बात करते हैं जी, केस नंबर 7, केस नंबर 7 पे लिखे, केस नंबर 7 आपके पास क्या है, वो है जी, और इसके ऊपर लिखे एमसीक्यू, वीआईपी एमसीक्यू ना। अभी तक मैंने कुछ 3 से 4 एमसीक्यू बता दिए एग्जाम के, पता है जो बार बार आते हैं। तो लिखे पेशेंट प्रेजेंटेड टू डॉक्टर अवैस इन ओपीडी, पेशेंट प्रेजेंटेड टू डॉक्टर अवैस in OPD, to Awais in OPD with complaint of हाँ जी हेमाचूरिया, सॉरी, विद कंप्लेन ऑफ हेमेटोचीजिया। हेमेटोचीजिया का मतलब क्या है जी, हाँ जी, हेमेटोचीजिया का मतलब है कि ब्लड इन द स्टूल, फ्रेश ब्लड इन द स्टूल। एक होता है मलीना, मलीना होता है कि ब्लड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें आपके पास क्या होता है, फ्रेश रेडिश कलर ब्लड। ठीक होगा जी, तो हेमेटोचीजिया विद हेमेटोचीजिया एंड also history of arterial fibrillation। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पे देखिएगा, arterial fibrillation, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोस,
मोस्ट लाइकली डायग्नोस, इसमें हमारे पास डायग्नोस क्या होगा जी, अक्यूट। देखें ये तो बात आपको पता चल रही है कि हेमेटोचीजिया स्टूल इन द सॉरी ब्लड, फ्रेश ब्लड इन द स्टूल, कि भाई अब्डोमेन के अंदर कोई ना कोई चीज, कोई मसला जरूर है, ऐसी है किसी ना किसी जगह से आपके पास इन्फेक्शन जरूर हुई है, मतलब कि नेक्रोसिस जरूर हुई है। वो आपके पास क्या हो सकता है, वो मीजेंटेरिक हो सकती है ना, लिख लें प्लीज जबरदस्त, अक्यूट मीजेंटेरिक अस्कीमिया। इसकी वजह से जब अस्कीमिया होगा एक रिस्पेक्टिव, ये पता है कहाँ पे लिखा हुआ है, किधर है सीके2, ये सीके2 मैंने आपको बताया था ना कि मैंने केस बना के बताने, अब ये मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये केस अभी मैंने बनाया इसका, ठीक है, मेरी बात समझिए ना आप लोग। तो लिखें अक्यूट, ये स्कीमिया वाले पोर्शन में से है, अक्यूट मीजेंटेरिक एस्कीमिया। भाई जब एस्कीमिया हाइपोक्सिया होगा एक रिस्पेक्टिव, आपके पास ये जो मेसेंटेरिक वाला एरिया, इस एरिया पे, तो वहां पे नेक्रोसिस होगी ना डॉक्टर सामा, तो जब होगी तो फिर क्या होगा, ब्लीडिंग भी होगी, जो नेक्रोटिक टिश्यूज हैं वो फिर स्टूल में आएंगे ना विद ब्लड, ऐसे ही है ना। तो लिखें प्लीज आगे। अब बात आ गई केस नंबर 8, केस नंबर लिखें जी 8। ये पॉइंट आपको समझ आ रहे हैं। केस नंबर 8 में क्या है कि लिखें पेशेंट प्रेजेंट टू डॉक्टर नूर मोहम्मद, पेशेंट presented to डॉक्टर नूर in OPD in OPD in OPD with complaint of post postprandial abdominal pain पॉजिटिव या नेगेटिव हेमेटोचीजिया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो लिख लें पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हेमेटोचीजिया। उसके बाद लिखें या फिर मलिना, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, मलिना। इन पेशेंट विद सिग्निफिकेंट with significant atherosclerotic disease, एथीरोस्क्लेरोटिक। और आप लोगों को पता है कौन कौन सी एथीरोस्क्लेरोटिक डिजीज, सीवीएस में तो आप दो भाई 3-4 तो आप जानते ही है ना, तो कौन कौन सी, सच एस नंबर 1 आप लोगों को पता है कि भाई इस्कीमिक हार्ट डिजीज के बारे में तो जानते ही हम। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज में आपके पास क्या क्या आता है, एंजाइना पेक्टोरिस, फिर उसके बाद एमआई आ जाता है, ठीक है। तो लिख लेना फिर आप लोग यहाँ पे भाई प्रायर प्रायर का मतलब बिफोर, प्रायर एमआई या फिर स्ट्रोक, अभी ये मैं बात करने लगा हूं, ठीक है। प्रायर एमआई या फिर स्ट्रोक, और इसके साइड बाय साइड लिखे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। वो कहता है जी पेशेंट प्रेजेंटेड टू डॉक्टर अनूर इन ओपीडी विद कंप्लेन ऑफ पोस्ट एब्डोमिनल पेन, हेमेटोचीजिया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मलीना हो सकता है नहीं भी हो सकता, सिग्निफिकेंट इसमें जो हमारे पास जनाब अली जिन चीजों के बारे में हम सोचेंगे ना, मतलब प्रायर आपके पास सिग्निफिकेंट एथीरोस्क्लेरोटिक जो डिजीज है, वो उनमें कौन से प्रायर एमआई होने से पहले या स्ट्रोक होने से पहले, और उसके बाद पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, इसके बारे में बस सोच। तो अब इनके बारे में सोचने से मोस्ट लाइकली डायग्नोस,
मोस्ट लाइकली डायग्नोस। अब वो कहता क्या है कि जब एक बंदा इसके साथ आ जाए, बजाय इसके कि आप इसको सोचें, इससे पहले क्या सोच लें आप लोग, इस्कीमिक कोलाइटिस। ठीक है, इस्कीमिक, यार ये पॉइंट समझ आया है? स्कीम क्या बात हुई है भला, यहाँ पे क्या बात हमने की है? सर पेशेंट प्रेजेंट हुआ है ओपीडी में, कंप्लेंट है उसकी पोस्ट फैमिलियर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, चीजें उसको मिलना है। हाँ, और उसकी स्कीमिया हुआ है। मतलब बीइंग अ डॉक्टर हमारे पास ये चीजें होनी चाहिए। वो कहता है कि जी बिफोर गोइंग टू थिंकिंग ऑफ एमआई या स्ट्रोक, इसके बारे में सोचने से पहले या इससे सोचने से पहले, मतलब अथीरोस्क्लेरोटिक डिजीज को सोचने से पहले आप लोग इसको सोच लें कि मे बी के आपके पास जो इंटेस्टाइन है उसकी कहीं इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो गई ड्यू टू स्कीमिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो हो सकता है उसकी वजह से पेशेंट में ये हेमेटोचीजिया आ रहा हो। मे बी एक और बात याद रखिएगा, मलीना मोस्टली आपके पास ये जो इंटेस्टाइन के कैंसर की वजह से ना ये डिले, आस्ता आस्ता ब्लीडिंग होती रहती है, या अल्सर की वजह से ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड वहां पे स्टे करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जब ये स्टे करता है तो फिर वो मलीना की फॉर्म में बाहर आता है। ठीक है, बजाय इसके कि एमआई, पता है एमआई के अंदर भी जब पेशेंट स्टूल पास करता है ना, ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन है। और मुझे बड़े अच्छे से याद है कि स्कूल लाइफ में और एक टीचर से, सर नाम भूल गया, सर जिया थे, उनको अटैक हुआ था। अटैक होने के बाद अभी क्लास में बैठे हुए थे, सडनली अटैक हुआ उनको, और उन्होंने जो स्टूल पास किया था ना उसमें ब्लीडिंग थी। उसमें क्या थी? ब्लीडिंग थी। मुझे उस चीज से भी अब याद है कि भाई हाँ ठीक है कि आप लोग एमआई के बारे में सोच सकते हैं हेमेटोचीजिया के साथ, लेकिन बजाय इसके कि इतनी बड़ी डिजीज के बारे में सोचें आप लोग, आप पहले स्मॉलर मतलब कि छोटी डिजीज के बारे में सोच लें। ठीक है ना, पहले डिफरेंशियल डायग्नोस करना, ये ना हो कि आपको पता ही नहीं है तो आप लोग मतलब बड़ी डिजीज की तरफ चले जाएं। इसलिए ये छोटी छोटी डिजीज को डिफरेंशियल डायग्नोस बनाने के लिए बीइंग अ गुड डॉक्टर हमें ओपीडी में आनी चाहिए। ठीक है, ये किसको नहीं समझ आई? ये सबको समझ आई है ना? नेक्स्ट लिखें प्लीज। केस नंबर 9। केस नंबर 9 लिखे, इररेड्यूसेबल बल्ज इन अब्डोमिनल वॉल। जी बिल्कुल। केस नंबर 9 क्या है कि पेशेंट प्रेजेंटेड to Dr. Badar in OPD with pain on examination done by Dr. Badar, which shows irreducible bulge in abdominal wall, most likely diagnose। तो क्या हो सकता है जी? स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया, स्ट्रैंगुलेटेड इंशाल्लाह हर्निया हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। स्ट्रैंगुलेटेड हर्नियास। ठीक है, तो ये आपके पास है इसका डायग्नोस। केस नंबर कौन सा है? 10। ये हम करेंगे, डोंट वरी डॉक्टर सब करेंगे। हर्निया 2-2.5 घंटे का लेक्चर होगा। क्वेश्चन क्या फिर? डेफिनेटली ये तो मैंने खुद से छोटा सा केस बना दिया। CK2 ने 2 चीजें लिखी हैं, रिड्यूसेबल बल्ज इन द एब्डोमेन। ठीक है ना,
वो हम कफ वगैरह जब करवाते हैं ना तो वो कुछ सम टाइम ये पॉजिटिव होता है, अगर अल्ट्रासाउंड में आ भी जाए ना कि पंचिंग वहां से, लेकिन अगर कफ इफेक्ट पॉजिटिव नहीं है उसको ऑपरेट नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन वो हम हर्निया के अंदर ये बातें सारी करेंगे, समझ नहीं आ रहा मेरी बात को? ये हर एक रिस्पेक्टिव टॉपिक है आपका। ये सिर्फ अगर वैसे हम पॉइंट लिखते तो इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे होने। केस नंबर कौन सा है? 10। केस नंबर 10 है जी। पेशेंट प्रेजेंटेड टू डॉक्टर मॉविस। पेशेंट प्रेजेंटेड टू डॉक्टर मोविस। ठीक है सर, ओके, जैसे भी है ठीक है। पेशेंट प्रेजेंटेड टू डॉक्टर माविस विद कंप्लेन ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ। अच्छा, ये जो हमने करेक्टर ऑफ पेन लिखी थी आपको कुछ समझ आ रही है ना? इधर हेल्पफुल है ना? कंप्लेन ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ abdominal pain, पॉजिटिव और नेगेटिव हिस्ट्री ऑफ नोजिया और वॉमिटिंग। पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हिस्ट्री ऑफ नोजिया या फिर वॉमिटिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। करेक्टर ऑफ पेन जनाब यानी वेरिएबल, करेक्टर कोई एक स्पेसिफिक नहीं है, करेक्टर ऑफ पेन वेरिएबल है, ठीक है जी। तो फिर इसमें ऑन एग्जामिनेशन, ऑन पल्पेशन, चलें ऑन पल्पेशन यूजुअली रिवील a mass most likely diagnose पता है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना कंप्लेन ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ एडीनेक्सल पेन है, एडीनेक्सल पेन, ठीक होगा जी। अब नेगेटिव या पॉजिटिव हिस्ट्री ऑफ नोजिया और वॉमिटिंग और एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है ये, ठीक होगा जी। स्टार पॉइंट लगाएं, आता है। और उसके नोजिया एंड वॉमिटिंग, करेक्टर ऑफ द पेन वेरिएबल ऑन पल्पेशंस यूजुअली रिवील अ मैस मोस्ट लाइकली डायग्नोस। तो आपके पास ओवेरियन टॉर्शंस, और ये इंशाल्लाह डिटेल में टॉपिक होगा सर्जरी के अंदर, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशियल डायग्नोस रिगार्डिंग केसेस तो अक्यूट एब्डोमेन पेन। नेक्स्ट हेडिंग दे दे इन्वेस्टिगेशन। आप लोग इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे? किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? 10 केसेस प्लस कुछ नोट्स हैं और आपने डिफरेंशियल डायग्नोस पहले पढ़ लिए हैं। यही देखें, मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूं, ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूं, बहुत सारी अकेडमी से आप लोग पढ़ेंगे, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, ये चीज ये टॉपिक ऐसे नहीं मिलेगा आपको, ठीक हो गया। ये जो केसेस हैं ये मैंने खुद मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया ताकि इंटरेस्टेड हो। आप लोगों ने उस दिन भी पढ़ा था लेकिन उस दिन केसेस नहीं थे ना ऐसे, ठीक है। चलें तो लिखें इन्वेस्टिगेशन, और ये भी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है। अच्छा, आपने पढ़ लिया जी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इटियोलॉजी, अब उसके बाद क्या है? इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में आपने जो चीजें ऐड करनी है वो कौन कौन सी हैं वो लिख लें। तो भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? नंबर 1, रूल आउट गायनी एंड ओप्स। इसके रिलेटेड आपने रूल आउट करना चीजों को। काजिस इन वुमेन, भाई सबसे बुक ने बड़ा जबरदस्त करके इसको लिखा हुआ है। एमसीक्यूज लिख लें सबसे पहले। एमसीक्यूज ये सारे एमसीक्यूज हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज, यू ट्राई लिखें यूरिन
यूरिन बीटा HCG टेस्ट, ठीक हो गया। और मुझे एक बात बताएं डॉक्टर माविस, यूरिन बीटा HCG टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विच अबनॉर्मल डिसऑर्डर इन फीमेल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जबरदस्त। टॉप पे आपके पास जब भी फीमेल में आप बात करते हैं ना, अडल्ट में, एज में, आपने फीमेल में ये बात की थी, ठीक है। तो लिख लें, ये एमसीक्यू इसलिए फॉर, हाँ जी, फॉर भाई एक्टोपिक का मतलब क्या होता है? अबनॉर्मल। एक्टोपिक का मतलब अबनॉर्मल प्रेगनेंसी, तो लिख लें प्रेगनेंसी। ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद लिखे सेकंड एमसीक्यू, ये सारे मैं एमसीक्यू लिखवाने लगा हूं, ठीक है। तो एमसीक्यू लिखे सेकंड, पेल्विक अल्ट्रासाउंड, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी। चलिए लिख लें ऐसे, पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी किसके लिए जी? फॉर ओवेरियन टोर्शन। अभी हमने पढ़ा ना केस में, केस भी हमने पढ़ लिया है। इसमें सडन ऑनसेट ऑफ एडिनेक्सल पेन होता है, ठीक है। उसमें हमारे पास, आप उसको अगर डायग्नोस करना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं, किससे? पेल्विक अल्ट्रासोनोग्राफी। तो लिख लें फॉर ओवेरियन, भाई ये एमसीक्यू तो है कि नहीं है, ओवेरियन टोर्शन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर लिखे थर्ड एमसीक्यूज। थर्ड एमसीक्यू आप लोग लिखेंगे जनाब अली इसमें, अच्छा इसके अंदर ना कुछ और भी चीजें लिखें। एक तो टॉप पे तो आपका ये है, टॉप पे आपने इसको याद रखना है, ओवेरियन टोर्शन को। फिर याद रखें कि रेप्चर्ड सिस्ट वगैरह, सिस्ट भी तो होती है ना, ओवेरियन सिस्ट। तो भाई रेप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट वगैरह को भी आप इससे क्या कर सकते हैं? डायग्नोस कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कोई फिब्रॉइड वगैरह भी तो हो सकता है ना, फिब्रॉइड, तो आप क्या कर सकते हैं? फिब्रॉइड वगैरह को भी यहां से डायग्नोस कर सकते हैं इससे, ठीक हो गया। पता ये चला 3 डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए हम पेल्विक क्या करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट लिखें प्लीज, पॉजिटिव। अब ये मुझे आपने बताना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव स्वेब फॉर, हाँ जी, किसके लिए बताएं ना? पीआईडी के लिए ना, पीआईडी के लिए। तो लिख लें फॉर पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पढ़ी है ना अभी, उसमें हमने क्या क्या देखा था? क्लेमीडिया देखा, नाइजेरिया गोनोरिया वगैरह। तो उसके लिए स्वैब कर सकते हैं ना। तो लिख लें जी आप लोग पीआईडी, फॉर पीआईडी विच पीआईडी, इसकी जो इटियोलॉजी है वो आपको मैं मेंशन वैसे कर देता हूं, जो कि क्लेमीडिया और साथ में क्या है? नाइजेरिया गोनोरिया, ठीक हो गया जी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, ये एमसीक्यूज आपके क्लियर हो गए। अब लिखें रूल आउट एक्स्ट्रा अब्डोमिनल मिमिक्स। नंबर 2 पे लिखें रूल आउट एक्स्ट्रा abdominal mimic, एक्स्ट्रा abdominal mimics। अच्छा जी, इन पेशेंट with upper abdomen pain, in patient with upper abdomen पेन। भाई वो बात क्या कर रहे हैं? वो कहता है कि रूल आउट कर ली एक्स्ट्रा अब्डोमिनल, आपके पास जो एक्स्ट्रा अब्डोमिनल मिमिक्स इन पेशेंट विद अपर अब्डोमेन पेन। तो इसकी मैं बात आपको बताने लगा हूं, यहां से आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या, मैंने एक बात बताई थी, आपको याद हो ना, डॉक्टर आयजा, हमने बात की थी कि जब भी अपर अब्डोमिनल की पेन होगी ना, जब भी अबव द अम्बिलिकल होगी, तो सबसे पहले टॉप डिफरेंशियल डायग्नोस क्या था? एमआई। फर्स्ट वी डन, हाँ जी, ईसीजी फॉर रूल आउट टू कार्डियक पेन। कार्डियक पेन को रूल आउट करने के लिए वो कह रहा है कि एक्स्ट्रा अब्डोमिनल मिमिक इन पेशेंट विद अपर अब्डोमिनल पेन, उसमें आप कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो अब मुझे ये बताएं, एमआई को रूल आउट करने के लिए, कार्डियक पेन को रूल आउट करने के लिए आप लोग क्या ईसीजी कर सकते हैं ना। तो लिखें प्लीज आप लोग, नंबर 1 एमसीक्यूज, ये भी एमसीक्यूज है।
इसमें लिखे ट्रोपोनिन्स वगैरह, ट्रोपोनिन्स कार्डियक बायोमार्कर्स ना, ट्रोपोनिन्स टी और आई, ठीक है, मोस्ट स्पेसिफिकली। और सीकेपीवी में आप लोग सीकेएमबी वगैरह एमबी करते हैं, एमबी, ठीक है, क्योंकि ये तीन होते हैं ना, बाकी इंशाल्लाह बात करेंगे एमआई में, ठीक है। अच्छा, ट्रोपोनिन्स या फिर आप क्या करते हैं, ईसीजी, ये भी एमसीक्यू आपके पास हो गया। फॉर, हाँ जी, किसके लिए, फॉर एमआई, एमआई को रूल आउट करने के लिए आप लोग करते हैं। नंबर 2 पे एमसीक्यूज लिख लें भाई, डी डायमर लिखें, डी डायमर या फिर सिटी एंजियोग्राम, सिटी एंजियोग्राम। तो फॉर, अच्छा मुझे ये बताएं, ये किसके लिए सिटी एंजियोग्राम या डी डायमर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, किसके लिए, पल्मोनरी, फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए, ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। फिर थर्ड पे लिखे जी एमसीक्यूज, एमसीक्यूज आप लोग लिखें। अब मुझे आपने ये बताना है, ये कौन बताएगा, जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लिए, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे फॉर, हाँ जी, नमोनिया, क्योंकि आपने पढ़ा था लेफ्ट बेजल नमोनिया, राइट बेजल नमोनिया, ठीक है, तो लिख ले फॉर नमोनिया। और ये भी किसमें, नहीं, हमने नमोनिया की बात इस तरह की थी ना, हमने कहा था कि अगर कोई पेशेंट है वो डिस्निया के साथ आ जाए, प्रोडक्टिव कफ के साथ आ जाए, फीवर के साथ आ जाए, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के साथ आ जाए, तो वी शुड थिंक अबाउट बेजल नमोनिया। तो ये आप लोगों को पता है, और लीवर से पहले हम ये सोच सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। बहरहाल आगे बात करते हैं। ये किसके लिए थे, रूल आउट एक्स्ट्रा अब्डोमिनल मिमिक्स, मतलब मिमिक का मतलब सेम है, इन पेशेंट विद अपर अब्डोमिन। भाई अपर अब्डोमिन के अंदर आप लोग इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है, इन चीजों को अपने रूल आउट करना होता है। नेक्स्ट लिखे थर्ड नंबर, लिखे जी थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आप लोग लिखे रूल आउट नॉन सर्जिकल अक्यूट अब्डोमिनल काजेस, रूल आउट नंबर थर्ड, रूल आउट नॉन सर्जिकल अक्यूट अब्डोमिनल। भाई आप लोगों ने देखें, मैंने डिटेल में ये बात की हुई है, सर्जिकल एब्डोमेन, नॉन सर्जिकल एब्डोमेन की हुई है ना इसकी। तो नॉन सर्जिकल अक्यूट एब्डोमेन काजिस या एटियोलॉजी को रूल आउट करने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन। आपके पास है सबसे पहले नॉन सर्जिकल में मैंने एक बात बताई थी पैंक्रियाटाइटिस के बारे में, तो लिख लें आप लोग जी सीरम अमाइलेस एंड सीरम एंड लाइपेस। क्या हुआ, अच्छा जी, 3 एंजाइम याद रखें, अमाइलेस, लाइपेस, ट्रिप्सिन। अमाइलेस आल्सो कम फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, इसलिए ये इतना कोई कंफर्मेटिव आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये वहां से भी आ सकता है, अगर सलाइवरी ग्लैंड का मसला है तो वहां से भी तो आ सकते हैं ना, तो इसलिए लाइपेस के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, या फिर किसके लिए, किसके ऊपर, ट्रिप्सिन के ऊपर, ठीक है। तो सीरम अमाइलेस एंड लाइपेस फॉर किसके लिए जी, बताएं ना, फॉर पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है, पैंक्रियाटाइटिस को रूल आउट करने के लिए। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है ना। अच्छा जी, फिर उसके बाद लिखें, और याद रखें कि जो पैंक्रियाटाइटिस वाला बंदा होगा ना, उसके जो सिम्टम्स होंगे, इसके लिख लें साइन एंड सिम्टम्स, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स लिखे हैं जरा, वैसे तो हमने डिटेल में भी पढ़ना है। इस बंदे को नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है, क्योंकि भाई आपको पता डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं ऐसे। फिर इसके बाद एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है ना, एपिगैस्ट्रिक पेन आफ्टर, हाँ जी, ये बड़ी बात इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आफ्टर हैविंग फूड, ये इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीआईपी पॉइंट्स इसके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो अल्सर के साथ मैच होते हैं पूरे के पूरे,
हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसमें भी बंदे को दर्द होती है, उसमें भी नोजिया वॉमिटिंग होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा फीचर, ये बड़ा स्टार पॉइंट है इसका, और ये लिख लीजिएगा प्लीज, हंच्ड, इसमें लिखे हंच्ड ओवर। हंच्ड ओवर भला क्या होता है? जब ये पेशेंट आता है ना, मेरी तरफ देखें, हाँ बिल्कुल को बोल जाता है, हाथ रखता है, हाथ रख के ना ऐसे आगे की तरफ आता है, ऐसे ऐसे आता है, समझ रहे हैं ना? तो हाँ बिल्कुल, तो हंच ओवर, तो ये इसके बारे में लिख लें कि भाई राउंड राउंड्स वन, अभी बल्कि रहने ही देते हैं इसको, कि लिख दें, चले फिर लिख लें, राउंड वंस, राउंड वंस बैक बाय बाय बेंडिंग, बेंडिंग ये होता है, ठीक है, बाय बेंडिंग्स फॉरवर्ड, बेंडिंग आगे की तरफ ना, बेंडिंग फॉरवर्ड एंड ड्राइंग द शोल्डर, ड्राइंग द शोल्डर फॉरवर्ड, आगे की तरफ ये बेंड भी होता है और शोल्डर को भी आगे की तरफ झुकाता है, ठीक होगा। ये इसका एक मेन जो है ना आपके पास फीचर है, साइन है, ठीक होगा। ये साइन है ना जो आप देख रहे होते हैं, इसलिए मैंने साइन एंड सिम्टम लिख दिया, ठीक होगा जी। नेक्स्ट लिखे आप लोग, सिटी अब्डोमेन विदाउट कंट्रास्ट, नंबर 2 पे लिखें, सिटी सिटी अब्डोमेन, अब्डोमेन की आपने सिटी करनी है विदाउट कंट्रास्ट। भाई कंट्रास्ट बेसिकली क्या है वैसे, या आज तक कभी सोचा है? डाई वगैरह आप लोग यूज करते हैं कुछ फॉर स्पेसिफिक एरियाज को सीन करने के लिए ना, देखने के लिए जी, तो जी बिल्कुल, तो हाँ किसी जगह पे मतलब फॉर एग्जांपल कोई नर्विंग है, कोई स्टीनोसिस है, वहां पे फिर डाई जब आप देते हैं मतलब यूज करते हैं तो वो उस जगह पे भी जाती है और वो एरिया भी आपको नजर आता है, ठीक है। लेकिन ये ऐसी कंडीशन है जिसमें, कंडीशन आप देख लें कि भाई सिटी अब्डोमेन विदाउट कंट्रास्ट, ऐसी कौन सी कंडीशन है? वो आपके पास है नेफ्रोलिथिएसिस, लिखें नेफ्रोलिथिएसिस, इसमें तो अल्ट्रासाउंड भी कर लेते हैं ना, तो फॉर स्पेसिफिक आपके पास नेफ्रोलिथिएसिस, और फिर इसमें क्या है जनाबे अली, आपके पास आ जाता है जिसमें पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, तो ये आपको सारे के सारे। अच्छा, ये जो है ना वो कहते हैं कि अगर सिटी हम नॉर्मली नहीं करते, हाँ भाई अगर एक बंदे का अल्ट्रासाउंड पे काम हो रहा है तो क्यों हम सिटी करें, वो साथ में बुक लिखती है कि अगर किसी का कंसिस्टेंसली चल रहा है, मतलब कंसिस्टेंसली क्रोनिकली मतलब कि चल रहा है, उसको डायग्नोस करने के, तो साथ में लिखे कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंस, ठीक है। अगर किसी का कंसिस्टेंट मतलब कि ये काम है, सिटी भाई कितनी होती है पता है, एक्सपेंसिव है, तो इसलिए हम नहीं फिर करते, ठीक है। अब पाइलोनेफ्राइटिस के लिए आप किसी की सिटी करवाएंगे, वो तो बंदा नहीं आपके पास आएगा, ठीक है, उसने कहना है भाई मुझे नहीं आना। बहरहाल आगे जाते हैं। अच्छा, पाइलोनेफ्राइटिस का क्या था क्लासिकल ट्राइड, क्लासिक ट्राइड इसका क्या था, आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें ट्राइड था आपके पास, फीवर, फ्लैंक पेन, फ्लैंक पेन, और फिर आपके पास क्या था, हिमाशूरिया, और डब्ल्यूबीसी में किसका लेवल रेज है, हिमाशूरिया डब्ल्यूबीसी में, हाँ न्यूट्रोफिल्स का ना, न्यूट्रोफिल्स का लेवल क्या होता है, रेज होता है। तो फ्लैंक पेन रेडिएशन टू ग्रोइंग एरिया, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहरहाल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखें अब्डोमिनल पैरासेंथिसिस, अब्डोमिनल पैरासेंथिसिस क्या होता है पता है, कभी करवाइए किसी, देखिए मतलब नीडल से पंचर करते हैं स्पेसिफिक एरिया को, अगर किसी को असाइटिस है ना, असाइटिस है तो, या फिर एक और कंडीशन है हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस में तो वो होता है ना, पानी की थैलियां बनती हैं गुर्दों में, ठीक है। तो अगर किसी को असाइटिस है या अकोमुलेशन ऑफ पास इन द लंग्स, लंग्स वाले एरिया में जी, प्लूरल अफ्यूजन, अफ्यूजन में ना, तो इसमें
आपके पास करते हैं एम्पाइएमा में या फिर एसाइटिस वगैरह, तो लिखे प्लीज आप लोग नंबर 3 पे जनाब अली पैरा सेंथिसिस, पैरासेंथिसिस, अब्डोमिनल पैरासेंथिसिस लिखें, अब्डोमिनल पैरासेंथिसिस। अच्छा इसमें आप लोग लिखें फॉर पेशेंट कंसिस्टेंटी विद, हाँ जी आपके पास जनाब अली असाइटिस के साथ जो है, असाइटिस के साथ, तो ये आप लोगों को इसकी एक इंडिकेशन है, जिसमें इसमें आप नीडल देते हैं, इसमें ड्रेन होती है, इसमें कैथेटर होता है और बॉटल होती है जो आपके पास लगती है और उसमें फिर पास आता जाता है। ठीक हो गया जी। बहरहाल आगे बात कर लेते हैं, रूल आउट सर्जिकल डिजीज। नंबर 4 पे लिखें, नंबर 4 रूल आउट सर्जिकल डिजीज। अब सर्जिकल डिजीज को देखें, पहले आपने नॉन सर्जिकल अक्यूट एब्डोमेन की बात कर ली है ना, अभी रूल आउट सर्जिकल डिजीज जिनमें आपको सर्जरी रिक्वायर्ड है, आइदर वो लेप्रोटमी है, मिड लाइन इंसिजन है, आइदर आपके पास मिड लाइन इंसिजन है नहीं है। ठीक हो गया जी। तो देखें आप लोग क्या करते हैं, नंबर 1 जनाब अली एक्सरे ऑफ एब्डोमेन, एक्सरे ऑफ एब्डोमेन। इसमें क्या देखें, एक्सरे आप किस किस में कर सकते हैं, फॉर नंबर 1 परफोरेशन, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, उसके बाद जनाब अली एक वल्वुलस के लिए, तो ये आप लोगों को पॉइंट यहां से पता होना चाहिए। फिर लिखें यहां पे नंबर 2 सिटी विद आउट या विद कंट्रास्ट, सिटी विद आउट या फिर विद कंट्रास्ट। तो इसमें क्या है हमारे पास जनाब अली, एक तो आप कर सकते हैं फॉर, अच्छा ये सारी कंसिस्टेंस होंगी, ठीक है, कंसिस्टेंट अगर आपके पास ये कंडीशंस हो फिर आप सिटी। अच्छा इसमें क्या है, अपेंडिसाइटिस, इसमें हमारे पास क्या है जी, डाइवर्टिकुलाइटिस, इसमें हमारे पास क्या है नंबर 3 पे आईबीडी, और इसमें हमारे पास क्या है एब्सेस कैंसर, कोई एब्सेस वगैरह हो किसी जगह पे, इसमें हमारे पास कैंसर वगैरह हो उसमें, इसमें हमारे पास जनाब नंबर 6 ए और ए अब्डोमिनल आयोटिक एनोरिज्म। सो ये आपके पास इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। नंबर लिखे 3 पे इसकी ना, नंबर 3 इसी का पॉइंट जो है, नंबर 3 इसका लिखें आप लोग जी, राइट अपर क्वाड्रेंट अल्ट्रासाउंड, राइट अपर क्वाड्रेंट अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इसमें आप लोग क्या करते हैं जी, राइट अपर पे कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं आपको पता ही है, कोलिसिस्टाइटिस, इसके बाद जनाबली आप लोगों के पास बिलरी कोलिक, इसके बाद आपके पास कोलिडोकोलिथिएसिस, कॉमन बाइल डक्ट की क्या होना, स्टोन्स होना। ठीक हो गया। So this is all about investigation. After investigation, we are going to discuss about management of acute abdomen. इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू CK2 यूएसएमएल जो स्टेप 2 बुक है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी बस मैनेजमेंट देखनी है जी। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने मैनेजमेंट की इसकी हेडिंग दे दी नंबर 4 पे।
मैनेजमेंट ऑफ acute abdomen, मैनेजमेंट ऑफ acute abdomen। भाई मैनेजमेंट आप लोगों को पता ही है, मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन सर्जिकल डिजीज, नॉन सर्जिकल डिजीज। अगर तो नॉन सर्जिकल डिजीज हैं तो मेडिकली ट्रीट कर देंगे, अगर तो सर्जिकली है तो उसको ट्रीट कर देंगे, लेप्रोटमी वगैरह कर देंगे, ठीक है। लेप्रोटमी आप करेंगे जब आपके पास मिड लाइन मतलब के इंसिजन देना होगा, और आप लोकलाइज सर्जरी भी कर सकते हैं। लोकलाइज सर्जरी में आपके पास जिस तरह फॉर एग्जांपल नेफ्रोलिथियासिस है तो आप लोग लेप्रोस्कोपी वगैरह भी कर सकते हैं उसमें, ठीक है, लोकलाइज के लिए। तो लेकिन सबसे पहले फॉर मेडिकल डिजीज, मेडिकल अक्यूट अब्डोमेन, मेडिकल जो डिजीज है ना उनके लिए आप लोग क्या करेंगे, लिखें ब्रॉड स्पेक्ट्रम, गिव ब्रॉड स्पेक्ट्रम जी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक आप देंगे, ठीक हो गया जी। टू पेशेंट विद नंबर 1 परफोरेशन, अगर किसी की हुई पड़ी है परफोरेशन, ठीक है जी। फिर इसमें आप सर्जरी भी करेंगे, साइड बाय साइड आप ये भी देंगे, ठीक है, परफोरेशन। उसके बाद या फिर साइन ऑफ सेप्सिस, साइन ऑफ सेप्सिस, तो इसमें आप लोग ये यूज करेंगे, ठीक होगा जी। दे आल्सो इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट विद इंफेक्शियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल आप लोग जनाबली थर्ड पे कोलिसिस्टाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस के अंदर भी आप लोग ये यूज करेंगे, कोलिसिस्टाइटिस। फिर आप लोग जनाबली इसको यूज करेंगे डाइवर्टिकुलाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस में भी, डाइवर्टिकुलाइटिस। नंबर 5 पे पाइलो नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, इनस्टेबल पेशेंट, इनस्टेबल पेशेंट, जो पेशेंट आपके पास स्टेबल होंगे। अच्छा, ये तो बात आपने की है ना कि अगर परफोरेशन है फिर तो सर्जरी तो आप परफॉर्म करेंगे, लेकिन साइड बाय साइड आप उनको क्या करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2 पे जरा लिखिएगा कि जनाबे अली लेप्रोप्टमी, ये लिखें जरा, लेप्रोप्टमी, लेप्रोप्टमी। और लेप्रोप्टमी की जो आपके पास इंडिकेशन है ना वो लिख लें, इंडिकेशन इसकी, इसकी इंडिकेशन की बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर इंडिकेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ या प्रेजेंट मतलब प्रेजेंस ऑफ पेरिटोनियल साइन या शॉक, साइन या फिर शॉक, ठीक हो गया जी। इसमें ये आपके पास एक तरह के इंडिकेशन है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग जनरली परफॉर्म, आपके पास क्या करते हैं, परफॉर्म लेप्रोटमी, लिखिए नंबर 3 पे। अच्छा, बुक में एक बात उसने लिखी हुई है, वो कहता है जी कि टाइप एंड क्रॉस मैच ऑल अनस्टेबल पेशेंट एंड डूज इन वोम यू सस्पेक्ट पोटेंशियल हेमरेज, उनमें भी आप क्या करेंगे, लेप्रोटमी, ठीक हो गया जी। ये भी उसने एक तरह से मतलब कि दी हुई है इंडिकेशन। इनस्टेबल पेशेंट लिखिए जी नंबर 3 पे, इनस्टेबल पेशेंट, जो स्टेबल पेशेंट है। बेसिकली तो हम इनके जो इंडिकेशंस हैं मैनेजमेंट वगैरह वो तो टॉपिक के अंदर ही करेंगे, हर एक टॉपिक के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट मैनेजमेंट है। तो इसमें आप लोग लिख लें कि जनाब इनस्टेबल पेशेंट आप क्या करेंगे, इंक्लूड एनपीओ स्टेटस। भाई एनपीओ उसका मतलब है नील पर ओरल स्टेट, ठीक है जी। तो इसके अंदर आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट लिखें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ये आप लोग मतलब के पास करेंगे, ठीक होगा जी। प्लेसमेंट
प्लेसमेंट फॉर, अब ये लिखें फॉर, नंबर 2 पे लिखें जी फॉर डीकम्प्रेशन ऑफ बॉवल, डीकम्प्रेशन ऑफ bowel, decompression of bowel in the setting of obstruction, in the setting of obstruction, बात करते हैं इसकी, in the setting of obstruction या acute pancreatitis, acute pancreatitis। वो कहता है जी कि नील पर ओलोस्टेटस नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब वगैरह प्लेसमेंट करेंगे फॉर डीकम्प्रेशन ऑफ बॉवल इन द सेटिंग, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी है स्मॉल बॉवल की उसमें, या फिर कोई पैंक्रियाटाइटिस वगैरह है उसके अंदर ये आप लोग करेंगे। आईवी फ्लूइड देंगे, आईवी फ्लूइड फॉर स्टेबिलिटी, ठीक हो गया जी। फिर आप लोग क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड, और आईवी फ्लूइड के बाद प्लेसमेंट ऑफ फोली कैथीटर, प्लेसमेंट ऑफ फोली कैथीटर, फोली कैथीटर, ठीक हो गया जी। फिर टू मॉनिटर यूरिन आउटपुट एंड फ्लूइड स्टेटस, उसके बाद वाइटल साइन वगैरह आपने मॉनिटर करने हैं, यही सारी चीजें हैं। तो मॉनिटर फ्लूइड स्टेटस एंड वाइटल साइन मॉनिटरिंग, ठीक होगा जी, ये आपके पास। और अब लैब्स वगैरह करवाएंगे, एब्डोमिनल एग्जामिन वगैरह करवाएंगे, यही सारी इसने चीजें दी हुई बुक से आप लोग पढ़ लीजिए। लेकिन ये कोई खास मैनेजमेंट मैंने नहीं बताई इसमें कुछ भी, जस्ट जो आपकी CK2 ने दी है ना, कोई इतनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, जो केसेस में बताए हैं वही आपने करने हैं ऑन द डे ऑफ एग्जाम। बाकी चीजें पढ़नी आपने सारी हैं, करनी वो है जो आपके लिए प्रोडक्टिव हो। करनी सारी क्यों है, हॉस्पिटल में भी तो सारे पेशेंट देखने हैं ना, इसलिए, ठीक है। पढ़ें सब कुछ, लेकिन वो जो ऑन द डे ऑफ एग्जाम या फिर यूनिवर्सिटी के टेस्ट एग्जाम्स में आपने वही करना है जिसके ऊपर आपने स्टार लिख लिया है, जिसके ऊपर MCQ लिख लिया है, जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ठीक हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट acute abdomen from the clinical science subject surgery lecture, dismiss till tomorrow।